तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं IBS24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि सर, नतीजों के बाद मुझे आपकी बात याद है, आपने कहा था इसी सरकार के मंच पर, इसी बिग पिक्चर में, कि मोदी 3.0 ये किसी के लिए आसान नहीं होगी। नतीजों ने इशारा दे दिया। मोदी सरकार के तीसरे टर्म के अब आज 30 दिन पूरे होने गए। 30 पूरे होने पर 30 दिनों के इस कार्यकाल पर पक्ष विपक्ष का अपना अपना एक असेसमेंट हमने देखा सुना। आपके मुताबिक ये 3.0 कैसा जा रहा है? इसका ये एक महीना क्या दर्शाता है? क्या है इस बिग पिक्चर में? देखो पुनीत, शपथ लेने के बाद मोदी ने शनै शनै अपने तीसरे टर्म के 30 दिन यानी एक महीने पूरे कर लिए हैं। और आज वो रशिया में थे, रूस में थे, मॉस्को में थे, और उन्होंने कहा कि भाई आज उन्होंने अपने इस तीसरे टर्म के जो 30 दिन पूरे किए हैं उसको उन्होंने अपनी 3 तालों में बांधा। उन्होंने कहा कि मैंने ये संकल्प लिया था कि जब अगर मैं तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बना तो मैं 3 गुनी मेहनत से काम करूंगा और 3 गुनी रफ्तार से मैं अपने काम को अंजाम दूंगा। तो आज उन्होंने कहा कि मैंने शुरू कर दिया और मेरा ये संकल्प है कि मैं इस अपने तीसरे टर्म में देश को तीसरी इकोनॉमी बनाकर ही दम लूँगा। साथ ही उन्होंने उसमें 3 राग और जोड़े। उन्होंने कहा कि मेरा ये लक्ष्य है कि मैं 3 करोड़ से ज़्यादा मकान गरीबों के लिए बनवाऊं और साथ ही 3 लाख से ज़्यादा लखपति दीदी बनवाऊं मैं, 3 करोड़ लखपतियाँ दीदी बनवाऊं मैं। और कहा कि जो देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी संरचना उनके लक्ष्य में है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने तीसरे टर्म के 30 दिन को 3-3-3 करके जोड़ा। लेकिन पुनीत, 3 छोड़िए, उनके सामने 13 से ज़्यादा चुनौतियां खड़ी हुई हैं। अगर मैं कहूं तो सबसे पहली चुनौती है 13 दिन बाद आने वाले बजट की। तो क्या अब इसमें क्या चुनौती है भाई? एक तो इस बार जो एनडीए की सरकार है उनकी 2 बैसाखियां हैं। जो 2 बड़ी पार्टी हैं, जेडीयू और टीडीपी, दोनों ही उनसे स्पेशल पैकेज मांग चुकी हैं और वो चाहेंगी कि इस बजट में उन दोनों राज्यों के लिए उन स्पेशल पैकेज की घोषणा हो जाए। तो उन पार्टियों को भी खुश करना है मोदी को और जनता को भी खुश करना है एक मनमोहक बजट पेश करके। तो ये सबसे पहली चुनौती उनके सामने खड़ी है। दूसरी चुनौती जो है वो 3 महीने में आने वाले 3 राज्यों के इलेक्शन की। अब सबसे पहले महाराष्ट्र। अब देखिए कितनी मजेदार बात है, महाराष्ट्र में आमने सामने 3 पार्टियों का गठबंधन है। तो ये इनके वहाँ पे बहुत चुनौती है। लोकसभा में वहाँ पे प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, वहाँ पर बीजेपी हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती रही है पुरानी वाली शिवसेना के साथ, लेकिन उस शिवसेना को इन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद एनसीपी को भी तोड़ दिया। लेकिन इन जो अभी लोकसभा चुनाव हुए वहाँ पर बीजेपी को सफलता नहीं मिली, वहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी महाराष्ट्र में। उसके बाद हरियाणा में भी हालत ख़राब है, वहाँ पर भी 10 सीटें होती थी लोकसभा में, अब 5 रह गई। तो हरियाणा भी इनके लिए काफ़ी चिंताजनक है। तीसरा राज्य झारखंड, वहाँ पर ये हो सकता है कि अपने झंडे गाड़ दें। तो ये तो 3 राज्यों की स्थिति है जो चुनौती है। लेकिन सितंबर से पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी चुनाव होने हैं। अगर वहाँ पर चुनाव होते हैं तो वहाँ पे कम चुनौती नहीं है। आपको पता होगा कि श्रीनगर में तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार भी नहीं उतारे थे लोकसभा में। तो ये जो चुनौतियाँ हैं ये उनको 3 महीने में उनके सामने खड़ी होने वाली है। और अब जब जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं तो एक और बड़ी चुनौती उनके सामने खड़ी हो गई है, फिर से सिर उठाते हुए आतंकवाद की। अगर हमने हाल के दिनों में देखा तो आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, हमारे कई सैनिक वहाँ पर शहीद हुए हैं। और ये आतंकवादी घटनाएं उस क्षेत्र में बढ़ी है जहाँ पर कई सालों पहले फौज ने आतंकवाद का खात्मा खत्म कर दिया था। जो जम्मू का इलाका है, जो कठुआ में अटैक हुआ, ये सब इलाकों से आतंकवाद खत्म हो चुका था। अब केवल वादी में रह गया था, कश्मीर घाटी में रह गया था। तो ये जो चैलेंज है जिसको विपक्ष भी इस पर काफ़ी मुखर है, ये एक बड़ा उनके सामने चैलेंज है। उसके बाद जो युवा है कहीं वो ना चिटक जाए, क्योंकि जो रद्द हो रहे हैं एग्ज़ाम, जो पेपर जो लीक हो रहे हैं, उससे युवा परेशान हैं। अभी तक नीट का मामला नहीं सुलझा है। फिर दूसरी तरफ अग्निवीर का मुद्दा फिर से उछल गया है। युवा नहीं चाहता
कि अग्निवीर हो, विपक्ष भी उसको हवा दे रही है। तो इन जो मुद्दे हैं, जो ये युवाओं के जो मुद्दे हैं, इस पर मोदी और मोदी की सरकार को मजबूती से कदम लेना होगा। नहीं तो जो विपक्ष के दो युवा लड़के हैं वो इस मुद्दे में इस मुद्दों को भी ले उड़ेंगे और जो युवाओं की भी वो चाहत ले उड़ेंगे। तो ये एक बड़ी उनके सामने चुनौती है। एक और चुनौती अगर पुनीत हम देखें तो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है। अगर आप हाल के दिनों में देखो, हर चीज़ महंगी हुई है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो दालें हों, हर चीज़ के दाम बढ़े हैं हाल के दिनों में। तो एक ये जरूर उनको बजट में देखना पड़ेगा या इसको कैसे कम करते हैं ये सामने। और अभी जो रोजगार और बेरोजगारी के जो आंकड़े आए हैं वो भी काफ़ी चिंताजनक है और विपक्ष भी इसको हवा दे रहा है। तो ये जो मुद्दा है ये भी एक बहुत बड़ी चिंताजनक है, जिसमें कि मोदी को 3 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे जो बड़ा चुनौती इस समय, सबसे जो बड़ी चुनौती मोदी के सामने है वो एक जागृत और एक जो मजबूत विपक्ष निकल कर आया है इन चुनावों के बाद, और खासकर राहुल गांधी जो जन जन के बीच में जाकर उनके मुद्दे उठाकर जननायक बनने की राह पर निकल पड़े हैं, उनका जवाब भी मोदी को देना पड़ेगा। आज रायबरेली में थे, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा मैं अपनी बात संसद में कहूँगा, पार्लियामेंट में कहूँगा, कोई जवाब यहाँ नहीं दूंगा। और वो मणिपुर गए, आज रायबरेली गए और सैनिकों से मिले। तो ये जो सारा जो पूरा इस तरह की चुनौती है, भले ही उनके 30 दिन पूरे हुए हों तीसरे टर्म के, लेकिन 13 से ज़्यादा चुनौतियाँ उनके सामने खड़ी हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि इन चुनौतियों का समाधान या ये जितनी भी समस्याएं, इनके समाधान के लिए मोदी को 3 गुनी मेहनत और 3 गुनी रफ्तार से ही काम करना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूं कि जैसा कि हमारा ये अंदेशा था जब बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कि इस बार की जो राह है वो आसान नहीं होगी और उसमें कई तरीके की रुकावटें आएंगी। अब ये बड़ा रोचक होगा देखना कि उसको किस तरीके से मोदी पार करते हैं या फिर उनके ऊपर विपक्ष हावी होता है। पक्ष को दोनों को शुभकामनाएं। इस टर्म को लेकर वे अपने अपने पक्षों के हिसाब से अपने दायित्वों को निभाएं, क्योंकि जनता ने दोनों पक्षों को मैंडेट में अपनी जिम्मेदारी और अपना आदेश तो दिया ही है। अब देखते हैं कि पूरा टर्म कैसा बीतता है, अगले साल भर का, और उसके बाद का असेसमेंट क्या कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस बिग पिक्चर में तमाम जो जानकारियां उसको साझा करने के लिए।